नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार, प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका स्वागत है। आज देश में चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में एक पार्टी दो हिस्सों में बटी थी। दो शिवसेना हुई थी, अब दो एनसीपी हो गई। अब दोनों एनसीपी की तरफ से अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये सब घटनाएं तो होती रहती हैं। मगर जो डिप्टी सीएम बने हैं अजित पवार जी डिप्टी सीएम तो बन गए, मगर उनके पास 36 का वो जादुई आंकड़ा नहीं है जो दल बदल कानून को से बचा सके उनको। यानी किसी पार्टी में के जितने विधायक होते हैं, जैसे मान लीजिए 53 विधायक एनसीपी के हैं, तो उसका 2/3 36 विधायक होने चाहिए थे, तो 36 विधायक उनके पास नहीं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अयोग्य हैं। ये अयोग्यता मेरे कहने से नहीं साबित होती, ये अयोग्यता कानून ने जो परिभाषित कर रहा है उसके हिसाब से स्वयं साबित है, और स्पीकर को बस मुहर लगानी है। क्या स्पीकर मुहर लगाएंगे? ये बात किसको पता नहीं है कि अजित पवार के ने जो 40 हलफनामा देने का वादा किया, दावा किया, जब वो बैठक बुलाते तो उनके पास 29 विधायक ही पहुंच पाती, और कम से कम 16 विधायक तो शरद पवार के पास दिख रहे थे। तो अगर 16 भी उधर हैं तब भी संख्या जो है पूरी नहीं होती। कम से कम शो करना पड़ेगा, दिखाना होगा, वो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अजित पवार अयोग्य हैं, और एक अयोग्य को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, पहले से जो सीएम हैं उनकी अयोग्यता का निर्णय अभी पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 11 अगस्त से पहले स्पीकर को फैसला लेना है। तो 11 अगस्त से पहले जो तथ्यात्मक चीजें, उस हिसाब से, जैसे अभी मैं कह रहा हूं कि अजित पवार अयोग्य हैं, बस साबित होना बाकी है, वैसे ही एकनाथ शिंदे के बारे में भी है। तो महाराष्ट्र पर एक अयोग्य सीएम, वो अयोग्य जब साबित होंगे तब की बात मान लीजिए, तो लगातार थोप दिया गया। अब अयोग्य डिप्टी सीएम भी थोपा जा रहा है। कानून को समझते हुए, संवैधानिक परंपराओं को समझते हुए, संसदीय परंपराओं को समझते हुए भी राज्यपाल चुप हैं, राष्ट्रपति चुप हैं, स्पीकर चुप हैं, जो ये पद ऐसे हैं जो संवैधानिक पद हैं। राजनीतिक दल तो अपने फायदे में लगे हैं, इसलिए उनकी चुप्पी को हम रहने देते हैं। लेकिन इन सब में लोकतंत्र का क्या हो रहा है? भाई, हमारे बड़े बड़े नेता, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी, और विपक्ष के भी नेताओं को रख लीजिए, राहुल गांधी जी या दूसरे नेता, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग लोकतंत्र का मजाक होते हुए देख रहे हैं। जो अयोग्य है, दिख रहा है प्रथम दृष्टि में, उसको डिप्टी सीएम और सीएम बना रहे हैं, और जब तक साबित होगा तब तक सरकार चला लेंगे, भ्रष्टाचार चला लेंगे। अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा और दूसरे का भ्रष्टाचार दिखेगा। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, अनिल देशमुख से लेकर दूसरे लोग। ईडी सीबीआई ने उनको भेजा। और अब जब उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है और ये जो सरकार गिराने बनाने का खेल चल रहा है, इसमें जो लेन देन हो रहे हैं, इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। अयोग्य आदमी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ये सारे वो सवाल हैं जो आपको, हमको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि लोकतंत्र की जिस व्यवस्था को हम चला रहे हैं, वास्तव में वो लोकतंत्र की व्यवस्था है ही नहीं। हम अपनी ही आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, हम दूसरों की आंखों में तो धूल झोंक ही रहे हैं। ये व्यवस्था ठीक कैसे होगी? ये व्यवस्था जिम्मेदार कैसे होगी? ये व्यवस्था मतदाताओं के शक्ति से, उनके अधिकार से, उनके वोट से कैसे सरकार बनाने वाली व्यवस्था में तब्दील होगी? इस पर विचार करना वक्त की जरूरत है। और इस
चर्चा से जुड़ने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। हम आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जी सामाजिक नमस्कार जी। कार्यकर्ता हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं सत्यदेव चौधरी जी, जो सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता हैं, और आज इन्होंने बैकग्राउंड भी बहुत शानदार लगाया है, जो गोलाकार। मैं इसकी भी थोड़ी व्याख्या कर दूं। सत्य बहुमत पार्टी देखिए, कलर हैं ग्रीन और रेड, बीच में ब्लू भी है, व्हाइट भी है, यानी 4 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इंग्लिश का भी प्रयोग है, हिंदी का भी प्रयोग है, और इसके अलावा एक खास बात हमें नजर आ रही है, वो है स्वास्तिक, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में है। स्वास्तिक, जिसके बारे में बहुत बातें कही जाती है कि ये हिटलर का भी चुनाव चिन्ह हुआ करता था, चिन्ह हुआ करता था। लेकिन हाँ, आप सत्यदेव चौधरी जी और उनके पार्टी को हिटलर से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये उनका रिवर्स है। हिटलर के स्वास्तिक का रिवर्स है ये स्वास्तिक, जो कि एक खास मकसद रखता है। हम पूछते हैं, चलिए इससे पहले के विषय पर आए, थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं सत्यदेव चौधरी जी। ये स्वास्तिक को रिवर्स आपने क्यों रखा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। म्यूट को आप हटा लें, अनम्यूट कर लें। जी धन्यवाद प्रेम जी। मैंने एक किताब पढ़ी हिटलर की आत्मकथा। जी हिटलर बार बार एक तो अपने उसके अंदर वो आर्यन शब्द बहुत प्रयोग में ला रहा है, और एक मैंने देखा कि उनकी ड्रेसेस के ऊपर ये स्वास्तिक का निशान है, लेकिन वो था टेढ़ा। हम लोग तो बिल्कुल सीधा निशान रखते हैं स्वास्तिक का, लेकिन वो टेढ़ा था, लेकिन था वो उसी डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में हम लोग सीधा स्वास्तिक रखते हैं। तो मैंने जब उसकी पूरी किताब वो पढ़ ली, तो मुझे लगा कि भाई ये आदमी तो थोड़ा साहसिक था और ऐसा भी था, लेकिन लास्ट के अंदर जो उन्होंने या अपने जीवन के बीच से जो उन्होंने अत्याचार और ऐसे क्रूरता दिखानी शुरू करी, चाहे वो किसी भी कारण से करी, तो बहुत ही अमानवीय व्यवहार उन्होंने किया। तो हमने सोचा कि भाई साहसी होना तो ठीक है, साहसी होना चाहिए, निडर होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्रूरता को उल्टा करने के लिए उस निशान को पलट दिया। उस निशान को, जो स्वास्तिक का निशान था, तो हमने उसको उल्टा किया। ये मैंने अपने दिमाग से ये सोचा कि भाई ये क्रूरता को पलटने वाला निशान है। हमें क्रूरता पसंद नहीं है, हमें हिंसा पसंद नहीं है, हमें तो बिल्कुल अहिंसक तरीके से राजनीति करनी है और आपस में सद्भावना से, प्यार प्रेम से राजनीति करनी है। इसीलिए हमने इसको उल्टा किया। प्रेम जी 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 जी। चलिए अब वर्तमान पर लौटते हैं। महाराष्ट्र की घटना को देखते हुए, जो हमने भी थोड़ा ब्रीफ किया, आपको क्या लगता है जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं कि पूरी की पूरी डेमोक्रेसी गलत तरीके से चल रही है? अयोग्य सीएम है, अयोग्य डिप्टी सीएम है, संवैधानिक रूप से, क्योंकि 2/3 बहुमत होना जरूरी होता है, और 2/3 बहुमत है इनके पास, ये लोग आज तक प्रूफ नहीं कर पाए। जी देखिए प्रेम जी, इस गठबंधन की राजनीति में थोड़ा स्पष्ट कर दूं, 2/3 बहुमत जब एक पार्टी टूटती है, तो टूटने के क्रम में दल बदल विधेयक कानून से बचने के लिए जरूरी है कि टूटने वाले फैक्शन के पास जिस पार्टी से वो टूट रही है उसके कुल स्ट्रेंथ का 2/3 उसके पास होना चाहिए। क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना से टूटे हैं और अजित पवार एनसीपी से, तो दोनों के पास 2/3 बहुमत होना चाहिए। जी कोई बात नहीं, लेकिन देखिए हमारी आज की जो वर्तमान गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीति है, इसमें योग्य कौन है और अयोग्य कौन है हमें कुछ नहीं पता। आज ये खाली अजित पवार को ही नहीं, आप अजित पवार को अयोग्य बता रहे हैं, ये इस राजनीतिक व्यवस्था में ये किसी को भी उठा के चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई मंत्री बना सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जब आप किसी अयोग्य व्यक्ति को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते हो, किसी को भी बिना चुनाव लड़े, बिना किसी योग्यता के आप प्रधानमंत्री बना सकते हो,
चाहे उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, चाहे वो उस पार्टी का लीडर है या नहीं है, ये हमारी ऐसी एक विचित्र राजनीति है। हमारी हमारी राजनीति का गजब राजनीति है हमारी, कि किसी तरीके से भी जिस मर्जी को जो मर्जी बना दो, और फिर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेवार नहीं है। अब 4 साल में 4 बार जहां पर ये ओथ सेरेमनी हो चुकी हो मिनिस्टरों की और चीफ मिनिस्टरों की और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, ये किस प्रकार की राजनीति है? इसके अंदर तो सिवाय मतदाता के ठगाई के, मूर्ख बनने के, और तो कुछ है ही नहीं। अब मान लो ये अयोग्य से योग्य से अयोग्य साबित हो गया, आज तो योग्य है ना, जब चीफ मिनिस्टर बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, तो पूरी पावर उनके पास आ गई, जो मर्जी फैसला करें, जिस मर्जी को जैसे मर्जी करें, जिस मर्जी विभाग का दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें, जो मर्जी करें। और कल को मान लो ये अयोग्य साबित हो गए, तो जितने दिन भी, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जो इन्होंने सत्ता का सुख भोगा, जो सत्ता की बात करी, इससे ज्यादा मत जाना, खराब हुए पूरा स्पीकर। और उसका तो जिम्मेवार कोई नहीं बनेगा ना, उसका जिम्मेवार तो कोई नहीं है। अब योग्य को अयोग्य घोषित करते रहो। इसीलिए तो ये राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, जिस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आप जिस मर्जी को पकड़ के, जिस मर्जी को मुख्यमंत्री बना दो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, मंत्री बना दो, बस खाली आपके पास में दबंगी और धनबली होना चाहिए। ये दबंगी का ही तो असर है, दबंगी का ही तो प्रभाव है। क्यों बनाया इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जब उनकी पहले से उनका बहुमत बनी हुई थी सरकार में, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन पता नहीं कौन सा जोड़ तोड़ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कौन सा इनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, करने वालों को क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमें कुछ नहीं पता। अंधेरे में है तो सिर्फ मतदाता है, और ये जो नेता लोग हैं, सत्ताधारी हैं, वो सब मजे में हैं, आनंद ले रहे हैं, और सब सत्ता का सुख भोग रहे हैं। हमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए। मैं विकास जी के पास आता हूँ। सत्यदेव चौधरी जी बता रहे हैं, वर्तमान हालात का बखूबी व्याख्या कर रहे हैं उसकी, कि किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं। लोकतंत्र जो है सही ढर्रे पर नहीं चल रहा है। एक लोकतंत्र में आप देखिए, एक पार्टी टूट जाती है, टूटने के लिए दल बदल कानून है, उस कानून के हिसाब से 2/3 होना चाहिए, तब मान्यता मिलेगी अलग समूह के रूप में। तो अलग समूह के रूप में मान्यता मिले, इससे पहले ही डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, इससे पहले ही सीएम बना दिया जाता है, और अब कहा जा रहा है कि फैसला आने वाला है, सीएम अयोग्य हो सकते हैं। तो क्या अयोग्य सीएम से इतने दिन सरकार चली? क्या अयोग्य डिप्टी सीएम से सरकार चलेगी? तो मतदाताओं का तो मजाक ही उड़ रहा है विकास जी। जी 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 बिल्कुल, ये बात सही है कि इस मतदाताओं का तो मजाक उड़ रहा है। मतदाता की यहाँ ये इस राजनीति की यही एक विडंबना है कि इसमें मतदाताओं की कोई पूछने वाला नहीं है। अब एक अयोग्य की बात करें तो मुझे ये बताए कि अयोग्य से योग्य कैसे होगा? बिना भ्रष्टाचार के वो योग्य हो सकता है क्या? जो अयोग्य, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी जी जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अयोग्य सीएम चलिए बैठ गया, वो क्यों बैठा, उसके पीछे क्या राजनीति है, क्यों उसकी गुंजाइश बनी, मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले 2024 का कोई एक नया कोई जोड़ तोड़ एक सीन बन रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अयोग्य एक उप मुख्यमंत्री योग्य कैसे होगा? बिना भ्रष्टाचार के हो सकता है क्या योग्य हो? उसमें भी भ्रष्टाचार है, उससे भी कोई मतदाताओं का कोई लेना देना नहीं है। तो योग्यता का आधार क्या है? कोई एक मुख्यमंत्री योग्य होगा या अयोग्य, उसका आधार क्या है? बहुमत है, वो जादुई आंकड़ा है। तो उस जादुई आंकड़ा की हमें क्यों जरूरत है? जब चुनाव करवा लिया और फिर हम उसी जादुई आंकड़े के आधार को लेकर बैठे हैं, तो ये तो यही हमें देखने को मिलेगा। मतदाता को ये बात समझनी पड़ेगी। समझ में क्यों नहीं आ रही है? नेताओं को तो समझिए कि अपने अपने, अब जैसे कि आज मैं भी सुन रहा था कि अपने जो उप मुख्यमंत्री वो बोल रहे थे कि हमें तो अपने विधायकों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सत्ता चाहिए तभी तो उसके लिए कुछ करेंगे।
तो उनको तो चिंता अपने विधायकों को लेकर के है, मतदाताओं से कोई सरोकार है नहीं। और लोगों को ये बात समझने की आवश्यकता जरूर है कि देखो जी, ये सारे जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, इसमें आपका कोई भला होने वाला नहीं है। योग्यता और अयोग्यता तो सिर्फ समझो कि एक अपना धन बल का और भ्रष्टाचार का ये सारा खेल है ये। जी और इसमें राजनीति और लोकतंत्र की जहाँ बात है, वो बिल्कुल ये जायज नहीं है। मैं तो बहुत ये कोई अच्छी बात नहीं है और कोई अच्छी ये शुभ संकेत नहीं है। ये समझिए कि और 2024 में आने वाले चुनाव को लेकर के ऐसे कई राज्यों में कई रूप आपको देखने को भी मिलेंगे। खासकर इसमें महाराष्ट्र में इसलिए देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद ये एक दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा वाला क्षेत्र है, जगह है ये महाराष्ट्र। इसलिए सरकार सत्ताधारी ये सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये 2-3 राज्यों में अगर हम ऐसा सिस्टम बना ले तो हमारे को फायदा मिले। चूंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो किस मुद्दे से अलग हुए हैं, जनता को क्या जवाब देंगे? वो शरद पवार के साथ क्यों अलग हुए, उसका कोई कारण है? जनता के बीच क्या जाके बोलेंगे? वो कोई वैलिड रीजन नहीं है। जी, मैं आता हूँ अनिल गुप्ता जी के पास। अनिल गुप्ता जी, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो? आपका पहले स्वागत करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ गए तकनीकी खराबी के बावजूद। आपके पास सवाल ये है, अनिल गुप्ता जी अपने आप को तब तक अनम्यूट कर लेंगे, सवाल तब तक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें सीएम अयोग्य हो जा सकते हैं 11 अगस्त तक। इस आशंका में एक नया कुनबा जोड़ लिया जाए और इस कोशिश में जिस कुनबे को जोड़ा गया है, जिसके अगुआ डिप्टी सीएम हुए हैं, उनके पास भी 2/3 बहुमत नहीं है, यानी वो भी अयोग्य ही होंगे। तो एक सीएम अयोग्य होने वाले हैं और एक डिप्टी सीएम अभी हमें दिख रहा है कि वो अयोग्य हैं, वो भी साबित होंगे अयोग्य। तो क्या अयोग्य विधायकों से ही सरकार चलाई जाएगी, मुख्यमंत्री और मंत्री बना करके? प्रेम जी, आपके प्रश्न में ही उत्तर भी है। बहुत ज्यादा इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आपने एकदम वजह फरमाया है, उर्दू में कहें तो माने एकदम आपने सही बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप वहां के विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर को उचित टाइम फ्रेम में निर्णय लेना है अयोग्यता के विषय पर, और वो अयोग्यता चेन रिएक्शन होगा। माने जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ 16 विधायक, वो वहीं पर नहीं रुकेगा अयोग्यता का मसला, वो 40 विधायकों तक जाएगा, वो पूरे 40 विधायक अयोग्य होंगे। अब नया, और ये आपने ये भी ठीक कहा कि जिन्होंने अब दूसरे उप मुख्यमंत्री माने अजित पवार ने जो शपथ ली है, उनके पास भी उतना बहुमत नहीं है जिससे कि वो 10th शेड्यूल यानी कि दल बदल निरोधी कानून से अपना बचाव कर पाए। ऐसी स्थिति में दोनों ही अयोग्य उप मुख्यमंत्री हैं और ये राजनीति की विडंबना ही है। भारत की जनता और खासतौर से इस समय महाराष्ट्र की जनता राजनीति के इस दुष्चक्र में बुरी तरह फंस गई है। लेकिन जनता, मुझे विश्वास है कि उचित समय पर उसको, जनता को इस दुष्चक्र में फंसाने वालों को निश्चित रूप से दंडित करेगी। जी, ओमनाथ जी, आपके पास मैं आता हूं सवाल लेकर के। महाराष्ट्र के हालात को देख करके सीख क्या मिलती है? कैसी राजनीतिक व्यवस्था की वकालत की जानी चाहिए? किस राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए? क्या सुधार होना चाहिए वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली में ताकि ये राजनीतिक व्यवस्था दुरुस्त हो सके? देखिए, ऐसा है, व्यवस्था तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हम लोग पार्टी बदल देते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। वो उसी का शिकार महाराष्ट्र की जनता हो रही है, क्योंकि वहां तो हम लोग चुनाव में किसी और को वोट दिए थे, लेकिन कोई और आ गए। वर्तमान समय में जिसको विपक्ष की भूमिका निभानी थी वो सरकार में थे, जिनको सरकार की भूमिका निभानी थी वो विपक्ष में थे।
अभी आप हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित हो जाएंगे, उनके विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे, तो ये जानी सुनी बात थी। जिस तरीके से ये लोग अपना माने पार्टी छोड़ के गठबंधन में आए और नया शिवसेना बनवाए, इलेक्शन कमीशन में गए, अधिकार हैं, उसी के तहत ये लोग भी किए हैं। अजीत पवार भी अगर आए हैं तो वो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के तहत आए हैं। अयोग्य साबित होंगे तो उसी व्यवस्था के तहत अयोग्य साबित होंगे अजीत पवार भी। और कायदे से, जो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो चुनाव होता है मध्यावधि चुनाव, वो क्यों नहीं कराते हैं, तो ये इसमें से किसी एक पर्टिकुलर को आप नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ा दल बीजेपी है, तो वो लोगों को डराती होगी कि आप चुनाव में जाएंगे, खर्चा बढ़ेगा, फिर आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसलिए आप मेरे साथ आ जाइए। चलिए, इस बात को हम मान लिए कि बड़ी पार्टी बीजेपी है। उसी तरीके से बिहार में आप देख लीजिए, जिस तरीके की घटनाक्रम हुई, वहां भी तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। जब नीतीश कुमार दल बदल कर रहे थे, वहां वो पार्टी लेके पूरा चले गए। तो मतलब शरद पवार अगर वहां जाते तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं थी। और माने क्योंकि वो होता कि नहीं, पार्टी गई है, अजीत पवार बगावत करके गए हैं, तो इसलिए ये पीछे पीछे जो दल बदल का कानून है, चाहे जो भी जो नहीं, सोमनाथ औपचारिक, जी, लड़ाई तो अभी होनी बाकी है। ये बगावत है या नहीं है, नहीं चूंकि प्रेम, अजित पवार समूह का यही दावा है कि हम पूरी एनसीपी सरकार में शामिल हुई है। ये बोलिए एक सेकंड प्रेम जी, थोड़ा वो लाइन का प्रॉब्लम आ गया है ठीक ना। है, एक चलिए हम इस बीच में सत्यदेव चौधरी साहब के नहीं, पास आ गए सर, आ गए। देखिए, वो जो भी घटनाक्रम हुआ है, वो माने अभी साबित होना बाकी है। लेकिन जब माने आप बड़े वृक्ष के तहत अगर आप कुछ बदलाव करते हैं, तो वो हर चीज को डाइल्यूट करने की क्षमता रखते हैं। माने बड़ी पार्टी जो भी केंद्र में हो, चाहे वहां पे बड़ी पार्टी हो, वो हर चीजों को डाइल्यूट करके आपके तरह आपको ऐसे प्रस्तुत करेगी कि आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई अनैतिक काम नहीं है। लेकिन जबकि आम जनता को, वोटर को ये सारा कुछ दिखता है कि ये पूरा भ्रष्ट व्यवस्था है। तो ये भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और जो वर्तमान में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो तो कतई नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि चलो 5 साल में एक बार। अब वो मान के ही नहीं चलते हैं कि नहीं, मध्यावधि देखिए चुनाव भी ओमनाथ जी, होगा। एक बात, ओमनाथ जी, एक बात को हमें भी समझना होगा। मैं जा रहा हूँ सत्यदेव चौधरी जी के पास, लेकिन ये बात कहते हुए कि जब हम ये कहते हैं कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए वर्तमान राजनीतिक ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है और वो नहीं होंगे, तब हमें साथ साथ ये भी कहने की जरूरत है कि वो नहीं होंगे, ये उनकी इच्छा है, लेकिन उनकी इच्छा को बदलने का काम जनता करेगी। जनता इतना दबाव डालेगी कि उनको बदलना पड़ेगा। वो तो नहीं चाहते थे कि लोकपाल आए, लेकिन जनता के दबाव में लोकपाल लाना पड़ा। वो नहीं चाहते थे कि निर्भया कांड के बाद जो कानून बना वो बनाए, लेकिन सरकार को बनाना पड़ा, लाना पड़ा। तो इसलिए यह अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है तो होगा तो इसी संसदीय प्रणाली से, होगा तो राजनीतिक दल से ही, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। जी सत्यदेव बिल्कुल चौधरी, बिल्कुल। ये चौधरी साहब आप तो सवाल। देखिए प्रेम जी, अब आज की स्थिति ये है कि एक अयोग्य उम्मीदवार जिनका नाम अजीत पवार है, उनको एक अयोग्य मुख्यमंत्री के सिवाय के सिफारिश के बिना तो उनको शपथ ग्रहण नहीं करवाया जा रहा ना। और गवर्नर दोनों अयोग्य व्यक्तियों को दोनों की अयोग्यता को स्वीकार करते हुए और उनको किसी एक को मुख्यमंत्री बना रखा है और दूसरे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब ये है कि अगर आज मैं योग्य नहीं हूं और अगर मैं राष्ट्रपति जी के पास जाऊं और मैं उनको कहूं जी कि मुझे प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा दीजिए, तो वो दिलवा देंगे। जब योग्यता अयोग्यता का कोई पैमाना ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, तो
तो योग्यता अयोग्यता की तो ये बात यहाँ रही। थोड़ा सा योग्यता को लेकर के समझने या भ्रांति दूर करने की जरूरत है। विधायक तो है ही, चाहे एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार, तो नहीं, तो विधायक है, विधायक भी लेकिन तो अयोग्य हो गए ना, जब विधायक भी जी जी जी, तो अयोग्यता उसी स्थिति में होती है जब वो 2/3 बहुमत लेकर के पार्टी से अलग नहीं होते हैं, और ये बात अभी साबित होनी बाकी है कानूनी रूप से, लेकिन दिख सबको रहा है कि ये अयोग्य हैं। हाँ, प्रधानमंत्री बनने में ये बात जरूर है कि किसी को भी प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है, उनको 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना पड़ता है, वहां योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न नहीं आता है। जी, तो देखिए, जब जिसको अयोग्य व्यक्ति को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, तो उसके साथ साथ उसके जितने भी सपोर्टर हैं, उसके जो विधायक हैं, वो भी तो अयोग्य हैं, वो योग्य थोड़ी हैं। जब वो भी तो दो तिहाई दल बदल कानून के अंदर आ गए ना। अब अयोग्य घोषित होंगे तो सारे उम्मीदवार, सारे विधायक भी और सारा ये आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी, ये भी सारे अयोग्य घोषित हो जाएंगे। हाँ, चाहे वो शिवसेना के हैं या एनसीपी के हैं, दोनों के हैं। तो खैर, ये योग्य अयोग्य की बात की तो जो भी बात है वो है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि 2 इज कंपनी 3 इज क्राउड, यानी अगर 2 जनों के आप साथ में रहोगे तो शायद बातचीत होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन जैसे ही 2 के साथ में 3 जनों की कंपनी बन गई तो उसमें सिवाय लड़ाई के कुछ होने वाला नहीं है, और वही सीन अब यहाँ बनने वाला है। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ यही है, या तो आप मध्यावधि चुनाव करवाइए दोबारा और इसका फैसला करवाइए बहुमत का, और नहीं तो जो आपकी आज के दिन गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति चल रही है सांसदों या विधायकों के बहुमत की, इस राजनीति की व्यवस्था को ही बदल दीजिए, जिसको कि ये नेता नहीं बदलेंगे तो आप जो यहाँ के मतदाता हैं वो इसको समझ के और एक सत्य बहुमत की ऐसी राजनीति का विकल्प ढूंढ लें कि जिसके अंदर चुनाव होते ही ये फैसला हो जाए बहुमत का, और बाद में फिर ये पूरे 5 साल इस तरीके की तोड़फोड़, साठगांठ, समझौते और दल बदल और इस तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मैं तो यही समझता हूं कि एक साधारण मतदाता होने के नाते इसका सत्य बहुमत की राजनीति से फैसला हो तो वो एक परमानेंट फैसला होगा, समय बचेगा और गरीब लोगों को, गरीब मतदाताओं के, उनके मतदान का सही मूल्य मिलेगा, उनको सही योजना मिलेगी, कार्यकुशल योजना मिलेगी, न्यायप्रिय योजना मिलेगी, भेदभाव नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा। इस तरीके के दिन हमारे को देखने को नहीं मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात यह जी कि हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। प्रेम जी। जी, विकास जी आपके पास आता हूँ, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ओम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। ओम जी, ओमनाथ जी आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। जी 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 जी, देखिए अब अभी वहाँ एनसीपी में देखना होगा शरद पवार किस पोस्ट पे थे, न वो अध्यक्ष थे। हाँ, तो जब ये घटनाक्रम हुआ, शरद पवार अध्यक्ष थे और अध्यक्ष हैं जी। नहीं वो कार्यकारी बनाए हुए थे, वो क्या क्या बनाए हुए थे, तो वर्तमान में पार्टी उनके पास। ऐसे नहीं बोलिए, क्लैरिटी देता हूँ कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, एक प्रफुल्ल पटेल, एक सुप्रिया सुले, और प्रदेश की जिम्मेदारी जो है अजित पवार पर छोड़ रखी थी। ये स्थिति रही है, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि सुप्रिया सुले को ही सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी। नहीं तो जैसे शरद पवार जब बोले कि इनको हम पार्टी से निकाल रहे हैं, तो वो एनसीपी के उस पे नहीं, वो नहीं लिखे थे लेटर पैड पे, वो राज्यसभा के लेटर पैड पे जो राज्यसभा सांसद हैं उस पे लिख के बोले थे कि इन लोगों को हम निकाल रहे हैं। और मजे की बात ये देखिए कि ये दोनों लोग, चाहे अजीत पवार हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उनकी बेटी हो, ये सारे लोग कह रहे हैं कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है। तो इसी तरीके की घटनाक्रम हम देखे थे जब सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव जब अपनी पार्टी के नेतृत्व अखिलेश यादव को सौंप रहे थे, तो उस समय होता कि इनकी मर्जी नहीं है, इनकी मर्जी है। तो ये एक पारिवारिक झगड़ा भी है, और जब तक मैंने चारों तरफ से ठोक बजाकर नहीं देखे अजीत पवार देखे हैं,
तब जाके इस बार आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो सुबह सुबह शपथ ग्रहण ले चुके थे। तो वो कानूनी प्रक्रिया ये सब मन देखिए, वो बेशक ये चलिए, गलत हो, आपकी लेकिन बात आ गई, कानूनी आपकी बात प्रक्रिया आ गई, जी आपकी बात आ गई। मैं विकास जी के पास आता हूँ। विकास जी, जो व्यवस्था बदलने की बात हो रही है, ये महाराष्ट्र की घटना नहीं होती। अगर ऐसा होता, इस तरह का कोई सलूशन है आपके पास? म्यूट हैं आप। म्यूट हैं आप, म्यूट। चलिए, बोलिए बोलिए। हेलो जी जी। विकास जी, हाँ। जो सत्यदेव चौधरी जी सुझाव दे रहे थे उस बात को भी मैं समझते हुए, देखिए अगर आप अपनी मध्यावधि बात चुनाव रखिए, भी आप जी अपनी जो बात रखिए मैं विकास जी। जी जी जो अगर मध्यावधि चुनाव भी हो जाता है तो होने के बाद क्या मैंडेट होगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, क्या असेंबली का सीन होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन गुंजाइश तो फिर भी रहेगी इस तरह के जोड़ तोड़ की वहां पे, चाहे किसी एक ही पार्टी को भी अगर बहुमत आता है तो फिर भी एक ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं राज्यों में, किसी एक पार्टी की बहुमत आई है फिर भी बीच में कुछ जोड़ तोड़ करके सरकार गिराई गई है। आने वाले चुनाव से साल भर 2 साल पहले ऐसा हुआ है, तो वो तो हमेशा वैसे वैसे बना रहेगा। यानी कि कुल मिला के बात है, जब तक आप ये जो चुनाव करा रहे हैं तो उसमें मतदाताओं का बहुमत अगर कहीं इसमें अगर बनाई जाए, बहुमत स्पष्ट कर दिया जाए। अभी बहुमत कोई स्पष्ट नहीं है, जो जादुई आंकड़ा हटा दिया जाए, जादुई आंकड़ा की बजाय या तो सबसे ज्यादा सीट हो उसका बहुमत माना जाए, सबसे ज्यादा वोट हो उसका बहुमत माना जाए, तो फिर ये ऐसी ऐसा कोई ही तो होता है, इसमें स्थिति कौन सी नई बात है विकास जी? सबसे ज्यादा सीट को तो बहुमत होता ही है। नहीं नहीं, उस इसमें आधार पे इसमें बहुमत का बदलाव क्या फैसला है? तो नहीं लिया जाता सर, उस आधार पे बहुमत का फैसला नहीं लिया जाता है। हम कहते हैं कि दो आधे से एक सीट का जब तक नहीं होगा तब तक सरकार नहीं जी, बना सकते चौधरी आप। साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, सत्यदेव चौधरी साहब कुछ बोलना। देखिए, सबसे ज्यादा सीट वाले को बहुमत नहीं मानते। बात यह है कि ये कहते हैं कि मान लो लोकसभा की हम बात करें तो 272 होने चाहिए। मान लो किसी के पास 250 है और उससे बाकियों के सबके उससे कम है, तो 250 वाले का बहुमत कहाँ मानते हैं? नहीं मानते। 272 ही करने पड़ेंगे आपको, 22 और लेके आइए। ये इसमें फर्क तो है। आपको क्या लगता है 250 होने पर उसको बहुमत मान लिया जाए? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मान लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, गठबंधन से तो कम वो अच्छा है ना, जहाँ जोड़ तोड़ की तो नहीं, ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं है विकास जी। ये एक आइडियोलॉजी, एक आइडियल्स की बात है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ। आप तो मतदाताओं के बहुमत से शासन की वकालत करते हैं, अचानक कैसे पलट गए कि बोले कि सांसदों का बहुमत नहीं चलेगा? मैं पलटा नहीं हूँ। मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि मान लो 250 वाले के पास में जितने भी वोट हैं, अगर उससे भी कम वाले के पास में उससे ज्यादा वोट हैं, मैं तो ज्यादा वोट की हमेशा ही वकालत करता रहा और करता रहूंगा। मैं तो एक ऐसे जो आज के वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, मैं उसकी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बहुमत का कोई परिभाषा ही नहीं है, बहुमत का कोई स्पष्टीकरण है ही नहीं, तो आप कुछ तो मानोगे चुनाव होने के बाद में। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव होने के बाद में मानने की स्वतंत्रता आप क्यों दे रहे हैं? फिर नियम ही नहीं रहेगा ना। तो आप नियम बनाओ स्वतंत्रता ना। क्यों दे रहे हैं ऐसा? मैं नहीं स्वतंत्रता दे रहा। सुनिए, मैं स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ इसकी स्पष्टीकरण करिए, परिभाषा बनाइए, नियम बनाइए, कानून बनाइए इसका। आज जो आपने इसको लचर छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा है? जब आपने और इतने सारे नियम बनाते हो, हर बात के पीछे कानून बनाते हो, तो एक बहुमत का भी कानून बनाइए। मैं इसको ढील में देने की बात ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हो, जिस राजनीतिक दल के पास, बस उसका बहुमत मानिए और उसके सरकार बनने दीजिए, चाहे वो केंद्र है और चाहे राज्य है। आज महाराष्ट्र के अंदर भी अगर यही हालत है होती तो कम से कम ये सीन तो नहीं होते ना कि 4 साल में 4 बार ही शपथ ग्रहण होता। तो लोग देखते रहते। अब लोगों का हमें ये भी नहीं पता कि मध्यावधि चुनाव होने के बाद भी
ये इसका क्या निर्णय होने वाला है। मध्यावधि चुनाव होने के बाद भी यही हालत बनी रहेगी जो पिछले 75 साल से हम देख ही रहे हैं। हम बाकायदा इसका अनिल गुप्ता जी, जाता है मेरा तो अभी बाद में दे देंगे। अनिल गुप्ता जी। जी आपके पास आ रहा हूँ। सत्यदेव चौधरी जी जो बात रख रहे हैं कि महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए और सत्य बहुमत की अगर सरकार होती तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। जी इस बात की संभावना हो सकती थी कि ऐसी बातें ना होती, ऐसी घटनाएं ना होती, लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं आपके शो में प्रेम जी कि जब दल होंगे तो दल बदल होगा, दल बदल को रोकने के कानून भी हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि दल का झंझट ही खत्म हो जाए, सीधा लोग के हाथ में चाबी आ जाए, लोग के हाथ में नियंत्रण हो, माने मतदाताओं के हाथ में सरकार का चुनना और संचालन हो। दल भी इसके तो लोग ही लिए बनाते हैं अनिल गुप्ता जी। कि अभी राजनीतिक दलों के माध्यम से बनाते हैं। मेरा मानना है जो डॉक्टर एम.एन. रॉय ने 1926 में विचार दिया था कि दल विहीन प्रजातंत्र। मैं ये चाहता हूं कि जब दल ही नहीं होंगे तो क्या दल बदल होगा, क्या दलों में तोड़फोड़ होगी, उसका गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। सीधे लोग के हाथ में, मान्य मतदाताओं के हाथ में रहेगा शासन का चुनना, संचालन। इवन मतदाताओं के हाथों में राइट टू रिकॉल होगा तो वो वापस से बुला लेंगे यदि वो संतोषजनक ढंग से जनता की सेवा का काम नहीं करेंगे। अनिल गुप्ता जी थोड़ा सा पूछने के लिए पूछ रहा हूँ कि दल हैं, चूंकि व्यवस्था बनी कि दल बनाइए, विचार हैं तभी दल हैं, लेकिन दल आप खत्म कर देंगे तो विचार थोड़े खत्म हो जाएंगे, तब दल आपको दिखेंगे नहीं। अभी दिख रहे हैं तो अच्छा है कि 5, 7, 10, 20, 100, 200 दल दिखते हैं आपको। उस समय दल दिखेंगे नहीं, बिना दिखे हुए वो महादल रहेंगे, महादल, क्योंकि विचार कभी खत्म नहीं होते। अनिल गुप्ता जी बात असल में उसको समझना पड़ेगा, इतना आसान मामला नहीं है। दल का मतलब है इस पूंजी की खेल पूंजीपतियों द्वारा होता है। दलों की राजनीति का संचालन पूंजीपतियों और पूंजीपतियों के धन से होता है। वो उस समय समाप्त हो जाएगा जब दल नहीं रहेंगे, जब जनता के हाथ में सीधा मताधिकार होगा, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। गुप्ता साहब, कोई भी शासन जो है पूंजीपति तटस्थ होकर के नहीं रहेगा, शासन को अपनी मुट्ठी में रखने का प्रयास करता ही करता है। अभी तो दल हैं जिसके माध्यम से वो करता है, और जब दल नहीं होंगे तो उस माध्यम से करेगा। अघोषित रूप से दल होंगे, ये तो आप एक बता रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं जैसे भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दो, भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा। दल खत्म होने से विचार थोड़े खत्म होते हैं, विचार खत्म नहीं होंगे तो दल होंगे ही होंगे। उस समय रेस्पॉन्सिबिलिटी जनता के पास आ जाएगी। जनता अपना हितों के विरुद्ध थोड़ी काम करेगी। जनता को संतुष्ट करना और कुछ सत्ताधारी दल को संतुष्ट करना, दोनों में बहुत अंतर है। किसी भी पूंजीपति के लिए या पूंजीपतियों के एक समूह के लिए सत्ता पक्ष को संतुष्ट करना आसान होता है, लेकिन समस्त जनता को वो क्या ब्राइब करेंगे या धन देंगे? मैं तो जनता के हाथ में चाहता हूं कि सत्ता की, राजनीति की, शासन प्रणाली की वास्तविक कमान रहे, और उसमें हम तो चाहते हैं कि एक बार इस पर संगोष्ठी हो जाए। मैंने चौधरी साहब से अनुरोध भी किया है, इस पर एटलेंथ विचारों की जरूरत है। इतना आसान नहीं है, गहराई से समझने की जरूरत है, बारीकी से समझने की जरूरत है, हर पहलू की पड़ताल की आवश्यकता है। जी मैं ओम जी आपके पास आता हूँ। ओम जी, हम गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की खामी पर चर्चा कर रहे हैं, तो बगैर किसी तैयारी के हम डेमोक्रेसी का विकल्प नहीं खोज सकते। हम इस डेमोक्रेसी में खामी खोज सकते हैं,
लेकिन जब इस डेमोक्रेसी को बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन करने की बात करें तो हमारे विकल्प पुख्ता होने चाहिए, अन्यथा वो विकल्प होता ही नहीं है। तो ओमनाथ जी, आप महाराष्ट्र को देख करके बताइए, क्या क्या आपको दिख रहा है इस लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था में, क्या आपको सुधार की जरूरत लगती है? ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो अभी घटनाक्रम हुआ है ये आज के लिए नहीं, 2024 चुनाव को मद्देनजर रख के किया गया है, क्योंकि जब इनको लग रहा है कि कई जगह से सीटें हमारी कम होगी जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, तो इस कारण से वो गठजोड़ कर रही है, चाहे ईडी का धौंस दिखा के, चाहे अयोग्यता का वो हवाला दे के, चाहे एन केन प्रकारेण ये अपने साथ गठबंधन मजबूत करना चाह रहे हैं। एक बात ये रही। दूसरी बात ये है कि प्रेम जी, हम लोग बात कर रहे हैं बहुमत के बारे में। अब जिस तरीके से हमारे सांसद चुन के आते हैं वो पांच दलों के बीच में लड़के जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो सांसद को हम जिता के भेजते हैं लोकसभा। तो फिर इसी फॉर्म जिस तरीके से जनता सांसद को चुनती है उसी तरीके से सरकार क्यों नहीं बनती है? वहां फिर 272 का आंकड़ा क्यों? वह जिस तरीके से पांच सांसद के उम्मीदवार लड़ते हैं उसमें से एक जीतते हैं, उसी तरीके से अगर केंद्र में 25 पार्टियां हैं, 30 पार्टियां हैं, तो जितने आप हमको गाइड कीजिएगा, जितने सांसद, जिस पार्टी के अधिक सांसद हो, अगर वो वही सरकार बनाए तब भी ये दल बदल नहीं होगा। लेकिन ये इन लोगों को जचता ही नहीं है। जिस तरीके से मेरा सिंपल सा एक लाइन में, जिस तरीके से हम सांसद चुन के जिताते हैं उसी तरीके से वही सांसद जिस पार्टी के अधिक होते हैं उन्हीं के पीएम क्यों नहीं बनते हैं? क्यों 172 का आंकड़ा क्यों? ये जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पे है, गवर्नर के विवेकाधिकार पे है। अरे भाई, एक व्यवस्था है उसमें आप विवेकाधिकार दे दिए, वो भी तो इंसान है क्या? माने ऐसा थोड़ी है कि जी सोमनाथ जी, ऐसा इसलिए होता है कि जब 272 के सांसदों को जुगाड़ने की एक व्यवस्था बनी है तो वो दूसरे फैक्शंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, तब सरकार बनती है तो सबकी सहमति से बनती है। लेकिन एकोमोडेशन नहीं होता है तो छोटे कुनबे की सरकार पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। इसीलिए ये कुनबा बड़ा हो और सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज हो तो करिए, इसलिए ये बहुमत की व्यवस्था है। नहीं तो ये तो फिर ये अगर अच्छी चीज है तो फिर सांसदों के चुनाव में भी इसको लागू कर दिया जाए कि अगर हम सांसद चुनते हैं, 5 पार्टी से लड़ते हैं, 5 पार्टी के सांसद लड़ते हैं, उसमें से जो जितने अधिक हो वो वही आए सत्ता में। क्या जरूरी है कि माने उनमें जिसको ज्यादा वोट मिल गया वही आ गए? एक सेकेंड, देखिए फर्क है, यहाँ भी फर्क है। वहां प्रतिनिधि चुने जाते हैं, सरकार नहीं चुनती है। सांसद चुनना मतलब संसद में अपना प्रतिनिधि भेजना होता है। चलिए इस बारे में थोड़ा सा सत्यदेव चौधरी जी से राय ले लेते हैं। आपने सवाल उठाया है जी चौधरी साहब। देखिए प्रेम जी, इन सारी बातों को सुलटाने के लिए मैं इस बात से सहमत हूं कि आपको कुछ बुद्धिजीवियों के बीच में बैठ के गंभीरता से और व्यापक रूप से इसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए। ये तो मेरा अपना मानना है कि मतदाताओं के बहुमत से जब सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपराध नहीं होगा और इस तरीके की व्यवस्था में सुधार 100% हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी गुंजाइश है इसमें तर्क वितर्क करने की, इसमें किंतु परंतु कोई बात रह जाती है। मान लो आप ये कहते हैं जी कि दल विहीन राजनीति होनी चाहिए, तो मान लिया। मैं तो यही कहता हूं कि सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर जब मतदाताओं के बहुमत से सरकार बन गई और आपने विप और दल बदल कानून खत्म कर दिए, जिनको मैं अलोकतांत्रिक मानता हूं, तो फिर तो दल का तो केवल इतना काम रहेगा कि वो अच्छे लोगों को अपनी लिस्ट में बना के उसको बैठने की जगह दे, चिंतन करने की जगह दे, कोई ऐसी लाइब्रेरी बनाए जिसमें बहुत अच्छे आर्टिकल, मैगजीन्स रखी जा सके, उसमें रिकॉर्ड रखा जा सके, या अपनी बात रखने का कोई दफ्तर तो होना चाहिए ना। भाई आप बिना स्कूल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? पढ़ाने के लिए तो एक स्कूल का और एक कॉलेज का होना जरूरी है ना, या सड़क पर खड़े होकर पढ़ाओगे?
तो दल का तो केवल इतना ही मतलब है कि वो अच्छे लोगों का एक रिकॉर्ड बना के रखें, अच्छी बातों का रिकॉर्ड बना के रखें, और चुनाव हो जाने के बाद वो सारे के सारे सांसद या विधायक जितने भी हैं वो सब उस देश के सांसद हैं, जिस देश के वो सांसद हैं, और उस राज्य के वो विधायक हैं जिस राज्य के वो विधायक हैं। वो फिर किसी पार्टी के विधायक नहीं रहे। आज उस पार्टी के विधायक वो इसलिए हैं क्योंकि आपके पास दल बदल और व्हिप के कानून है। अगर ये दल बदल और व्हिप के कानून ना हो तो फिर तो आपको उस दल का तो विधायक नहीं रहा ना वो। अब आपको एक राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए, अपने विचारों का संकलन करने के लिए एक पार्टी बनानी पड़ेगी। वो तो एक संगठन है, एक तरह से पार्टी का संगठन है। पहले तो पार्टी का नाम भी नहीं था। आपको याद होगा कि पहले पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी नहीं था। ये तो बाद में हुआ ये सारा हिसाब किताब। पार्टी का या दल का नाम रखना ये तो बहुत बाद में चालू हुआ। शुरू के 20, 30, 40 साल तक आपको पार्टी या दल रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो सारे के सारे इन नेताओं ने इस भ्रष्ट राजनीति का एकाधिकार बनाने के लिए इन सारे अपने मतलब के कानून बनाने शुरू कर दिए। ये तो भ्रष्ट राजनीति का रूप कम होने की बजाय और बिगड़ता चला गया, और ज्यादा भ्रष्ट से भ्रष्ट होता चला गया बजाय सुधार होने के। और इसके अंदर सबसे ज्यादा कमी नेताओं की तो रही सो रही, लेकिन कुछ हमारे बुद्धिजीवियों की भी रही, कुछ हमारे जो गंभीर लोग इस राजनीति के ऊपर चिंतन करने की बात करते हैं उन लोगों की भी रही कि हमने संगठित होके कोई एक ऐसा विचार नहीं बनाया कि जिससे इसका विकल्प दे सकें, और हमने राजनीति में भाग नहीं लिया। ये हमारी भी गलती है। हम इन्हीं लोगों को वोट देते रहे और इन्हीं की आलोचना करते रहे। ये तो हमारी गलती है, ये तो आप स्वीकार करोगे ना। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं कम से कम हम सबने इन्हीं को वोट दिया, और आज हम उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। हम विकल्प बनाने की बजाय इन्हीं की आलोचना करके इन्हीं को फिर वोट देंगे 2024 के अंदर। प्रेम जी 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 प्रेम जी बोले क्या? चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, चौधरी साहब बोल रहे हैं कि इन्हीं को वोट देंगे, ऐसा है नहीं। हाँ, चौधरी साहब बोल रहे हैं कि 24 में फिर इन्हीं को वोट देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं जनता पे इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये चौधरी साहब जरा आप समझ लीजिए कि उन्हीं को नहीं देंगे। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीति से भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रहे हैं, तो जनता समझदार है, जनता जागरूक है। ये हम लोगों का डिस्कशन देखती है और उसके अनुरूप जनता निर्णय लेगी। चौधरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद वो कुछ और बोल रहे थे और आपने कुछ और ग्रहण किया। आप में मत रहना कि हम इनको वोट नहीं देंगे, आप इन्हीं को वोट दोगे। आप किसको वोट दोगे? नहीं तो आप मुझे ये बताइए, कौन सी पार्टी ऐसी है जो गठबंधन की राजनीति ना करती हो, जो ये जोड़ तोड़ समझौतों की राजनीति ना करती हो? सिवाय सत्य बहुमत के कोई पार्टी का नाम आप बोल सकते हैं? बिल्कुल जनता। आपने देखिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। जिस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सभी पार्टियां जोड़ तोड़ साठ गांठ समझौते करके बहुमत बनाती हैं, जब बहुमत की कोई परिभाषा ही नहीं है तो आप वोट दोगे किसको? या वोट मत दीजिए। वोट नहीं देने से भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान तो वोट नहीं देने से भी नहीं हो रहा ना। आप नोटा को वोट दीजिए, वोट ना दीजिए, या इनको वोट दीजिए, किसको वोट दोगे आप? ये जो भी 5, 7, 10 पार्टियां हैं, इनको छोड़ के आप वोट दोगे किसको? तो सारे के सारे ही तो समझौता कर रहे हैं, सारे के सारे ही तो गठबंधन कर रहे हैं, सारे ही तो भ्रष्ट राजनीति के भागीदार हैं। मुझे तो नहीं लगा सत्य को छोड़ के कोई भी ये कहता हो कि हम समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। मेरे सामने तो कोई भी पार्टी ऐसी है नहीं। कोई है तो आप बताइए। इस बातचीत को यहीं खत्म करने की इजाजत दी जाए। आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत आभार
विकास जी, सत्यदेव चौधरी जी, जी, जी। गुप्ता जी, ओमनाथ जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। इस चर्चा से जुड़े, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। हम अलग अलग दिन अलग अलग विषय पर